चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा हुक्म, काजी फाइज ईसा इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं सुन सकते। ऐसा हुक्म क्यों दिया गया? काजी फाइज ईसा ने किस केस में इमरान खान के खिलाफ अदालत में बतौर जज ऐसा कदम उठाया कि चीफ जस्टिस को ये हुक्म देना पड़ा। जस्टिस काजी फाइज ईसा इमरान खान के खिलाफ आज भी मुकदमा नहीं सुन सकते। 12 फरवरी 2021 को 5 जजिस के बेंच में क्या हुआ था और यह मकबूल जान ने इस हवाले से माजी में हुए मुकदमे की तफसीलात कालम की सूरत में शेयर की, जिसके मुताबिक आज भी काजी फाइज ईसा इमरान खान के खिलाफ मुकदमात नहीं सुन सकते क्योंकि ये चीफ जस्टिस का फैसला है। वो लिखते हैं, आज से तकरीबन 2 साल कबल 12 फरवरी 2021 शाहर दस्तूर पर वाक़या पाकिस्तान के निज़ाम अदल की अमीन सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच एक मुकदमे की समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल थे। केस अराकीन असम्बली में 5 करोड़ रुपए की तकसीम से मुतल्लिक था जो उन्हें तरक्याती तकसीमों के लिए अलॉट किए गए थे। वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान कर रखा था कि अराकीन असम्बली को तरक्याती स्कीमों के लिए किसी किस्म का कोई फंड नहीं दिया जाएगा। मुकदमे की समाअत के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की अदालती तारीख में नजीर नहीं मिलती। इस तरह का वाकया आज तक किसी छोटे से सिविल जज की अदालत में भी नहीं पेश आया। पाकिस्तान का निज़ाम अदल एडवर्सरियल है, जिसका मतलब है अदालत 2 मुखालिफ ग्रोहों के पेश करदा हकाइक की बुनियाद पर फैसला करती है। उनमें से ऐन मुमकिन है एक रियासत हो, दूसरा कोई आम मुल्जिम, या फिर एक मुद्दई और दूसरा मुद्दा अलैह। अदालत इन दोनों के बयानात, शहादतों और पेश किए गए हकाइक को परख कर फैसला करती है। किसी भी मुकदमे के बारे में अगर किसी जज के पास किसी भी किस्म की कोई जाती मालूमात मौजूद हो या वो ज़ेरे मुकदमा जुर्म में वकूए का गवाह हो, तो फिर उस जज को इस बात की इजाजत नहीं होती कि वो अपना बयान सफाए मिसल पर लाए या अपनी शहादत रिकॉर्ड करवाए। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अदालती निज़ाम में ऐसे जज के लिए 2 रास्ते दिए गए हैं। पहला ये, वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे और उसका इजहार ना करे और सिर्फ अपने सामने आई शहादतों पर तवज्जो मरकूज रखें या फिर खुद को उस मुकदमा से अलग कर ले। दूसरा रास्ता ये है, वो इस मुकदमे की सुनवाई किसी दूसरे जज के सुपुर्द कर दे, उसके बाद उसी अदालत में अपने आप को बहैसियत गवाह पेश करे ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इस पर जरा भी हो सके। लेकिन उस दिन सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने यूं हुआ कि मुकदमे की समाअत के दौरान एक मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक दस्तावेज की फोटो कापियां निकाली। उन्हें बेंच के मेंबरान के दरमियान तकसीम करने के बाद एक कापी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को भी दी। सब हैरत में चले गए, ये सब क्या है? तो मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस फाइज ईसा ने फरमाया, ये कागजात मुझे व्हाट्सएप के जरिए मौसूल हुए हैं और मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं ये दुरुस्त भी है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अदालत में हर दस्तावेज उस हल्फनामे के साथ पेश की जाती है कि ये असली है और किसी भी अदालत में बैठे हुए एक मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक सब इस बात पर फैसला करते हैं कि जो दस्तावेजात उनके रूबरू पेश की गई हैं वो दुरुस्त भी हैं या नहीं। अदालत में जाली दस्तावेजात पेश करने की सजा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 465 में दर्ज है, जो ज्यादा से ज्यादा 2 साल है। इसीलिए एक आम मुद्दई भी अदालत में ऐसी दस्तावेज पेश करने की जिसारत नहीं करता जिसके बारे में उसे मुकम्मल यकीन ना हो ये असली है या नहीं। लेकिन उसके बरक्स जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बगैर कोई हल्फनामा साथ लगाए ये कहते हुए दस्तावेजात अदालत में पेश की, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि ये दुरुस्त भी है या नहीं, आप इसे खुद चेक कर लें। ऐसा फिक्रा किसी भी अदालत में किसी आम शहरी ने बोला होता, उसके साथ अव्वल तो मुखालिफ वकील ही ऐसा सलूक करते कि वो अपनी दस्तावेजात लपेट लेता और अगर वो उसे पेश करने पर बाजिद होता तो जज उसके सामने ये जरूर कहते कि जाओ पहले इसकी तस्दीक करके आओ या फिर इसके साथ एक हल्फनामा जमा करवाओ कि ये वाकई असली है, जिस पर फैसला हो सके। जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस अमल पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला लिखवाया जिसमें हुक्म ये दिया गया, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अनबायसनेस एंड इम्पार्शियलिटी, इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट द ऑनरेबल जज फाइज ईसा शुड नॉट हियर मैटर्स इन्वॉल्विंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। गैर जानिबदारी और अदम तासुब के असूल की पासदारी करते हुए इंसाफ का तकाजा ये है, इज्जत मुआब। जस्टिस काजी फाइज ईसा वजीर आजम इमरान खान के बारे में किसी भी मुकदमे की समाअत न करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच, जिसे लार्जर बेंच कहा जाता है, उसका ये फैसला आज भी नाफिजुल अमल है, ऑपरेटिव है, क्योंकि इसके खिलाफ किसी ने किसी भी किस्म की नजरखानी की दरख्वास्त दाखिल नहीं करवाई। इसके मुखालिफ ये दलील दी जाती है कि ये 1989 में एक 12 रुकनी फुल कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जजों का एक बेंच किसी दूसरे बेंच को ये हुक्म नहीं दे सकता कि वो जज हजरात फला मुकदमे को ना सुने। इस दलील के भी मुखालिफ ये दलील है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का ये फैसला उसके 32 साल बाद आया और ये हुक्म चीफ जस्टिस ने किसी दूसरे बेंच के बारे में नहीं दिया बल्कि अपने ही जज के बेंच के एक रुकन के रवैये के ऊपर जारी किया था, क्योंकि इसमें अदालती मुज़मिरात उनको शामिल नजर आ रहे थे।
اور یہ مقبول جان نے مزید لکھا، وہاں تو عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت یا گواہی ان کے پاس تو نہیں تھی، مگر قاضی فائز عیسیٰ جب قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک تھے تو آصف علی زرداری نے کھڑے ہو کر ایسی بات کی کہ جس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ قومی اسمبلی کی ان تقاریر کے گواہ ہیں، اور ان تقاریر پر بطور گواہ سپریم کورٹ کی عزت اور تکریم کے لیے وہ سپریم کورٹ میں کیس داخل آصف علی زرداری کے خلاف کروا سکتے ہیں۔ کیا وہ ایسا کریں گے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تقاریر پاکستان کے عدالتی ماضی اور عدالتی نظام کی تحقیر کا نشانہ تھی۔ ان کے سامنے آصف علی زرداری نے پاکستان کے پورے عدالتی نظام پر ایک الزام لگایا کہ جس کا جواب دینا سب سے پہلے فائز عیسیٰ پر لازم ہے۔ وہ براہ راست گواہ ہیں، یہ واٹس ایپ کے ذریعے میسج نہیں ملا بلکہ خود انہوں نے سنا ہے۔ ان الزامات کی ریکارڈنگ اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھی موجود ہے اور 22 کروڑ عوام نے بھی اسے براہ راست سن رکھا ہے۔ زرداری نے ایک متکبرانہ لہجے میں کہا، کس طرح میں نے فل بینچ بنوایا یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس سوال کا جواب اب پاکستان کے پورے عدالتی نظام پر ایک قرض ہے اور یہ قرض قاضی فائز عیسیٰ پر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج اپنی گزشتہ روایات کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھے، میرے سامنے آصف علی زرداری نے ایک جج نہیں بلکہ پورے عدالتی نظام کی توہین کی ہے۔ اس مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور میں اس فل کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو بطور گواہ پیش کروں گا۔